नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपी रेगुलर क्लासेस। मैं पार्थ सचान आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है हम सबके लिए, क्योंकि आज का टॉपिक है प्राचीन साहित्य और उनके साहित्यकार। आज के टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं जो प्राचीन साहित्य है, प्राचीन पुस्तकें हैं, प्राचीन रचनाएं हैं, उनकी रचनाएं किस किस ने की है और वो किस किस वंश से संबंधित है, सभी चीजें आज के इस वीडियो में जानेंगे। और यहाँ से आपके कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स लीजिए या आरओ लीजिए, और उत्तर प्रदेश पुलिस में या यूपी का कोई एग्जाम हो, यहाँ से 1-2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग पूरा कवर करेंगे और एक्सप्लेनेशन आप लोग जरूर अच्छे से देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो पहले प्रश्न से शुरू कर रहे हैं। ये रहा पहला प्रश्न। क्या कह रहा है? इतिहास के पिता, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? मतलब इतिहास के पिता किसे कहा गया है? तो इतिहास के पिता की अगर बात की जाए, फादर ऑफ हिस्ट्री, तो कहा गया है हेरोडोटस को। हेरोडोटस। इनकी एक पुस्तक है हिस्टोरिया, याद रखना है, हिस्टोरिया इनकी पुस्तक का नाम है। हिस्टोरिया हिस्ट्री, ठीक है। हिस्टोरिया किसकी पुस्तक का नाम है? हेरोडोटस की। और इनको क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, एक तरफ सूची 1 है, सूची 2 है, मिलान करना है। क्या है? अष्टाध्यायी, महाभाष्य, निरुक्त, वार्तिक। दूसरी तरफ यास्क, कात्यायन, पतंजलि, पारली। मतलब एक तरफ हमें रचनाएं दी हुई है, उसकी तरफ उन रचनाओं के प्रकार दिए हुए हैं, किसने किसने रचनाएं की हैं। देखिए, अगर अष्टाध्यायी की बात की जाए, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी की रचना किसने की है? पारली ने की है। अगर मैं अष्टाध्यायी की बात करता हूँ या पारली की बात करता हूँ, पारली जो है ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है नंदवंश से। नंदवंश का राजा कौन है? संस्थापक कौन है? महापद्मनंद। महापद्मनंद। तो महापद्मनंद से संबंधित है कौन? पारली। और इनकी रचना है अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह। ठीक है, एक हो गया। चौथा, तो ऑप्शन में देखो, ए का चौथा पहले में ही मिल रहा है, मतलब आपका पहला ऑप्शन ही सही है। बिल्कुल ऐसी लॉजिक लगाना है। आपको 4 दे देगा, आपको उसमें से एक या दो बिल्कुल अच्छे से पता होगा, बहुत ही बेसिक होगा। जैसे अष्टाध्यायी बहुत ही बेसिक है, सबको पता रहता है, पारली ने। उसके बाद देखो महाभाष्य, देखें महाभाष्य की रचना किसने की है? तो पतंजलि। पतंजलि जो है योग के संस्थापक माने जाते हैं, योग दर्शन के पतंजलि। और रामदेव बाबा की कंपनी का नाम भी पतंजलि है, क्योंकि वो योग करते हैं ना। महाभाष्य की रचना पतंजलि ने की है। ये पतंजलि किससे संबंधित है? तो याद रखना है, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंश के राजा हैं पुष्यमित्र शुंग, इनसे संबंधित है कौन? पतंजलि। और मैंने आपको जब मौर्य वंश या गुप्त वंश पढ़ाया था, उसमें ये चीज बताई थी कि पुष्यमित्र शुंग ने 4 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, जिसके पुरोहित पतंजलि थे। इस बात का उल्लेख अयोध्या अभिलेख में किया गया है। सारे अभिलेख भी मैंने कराए थे, ठीक है। उसके बाद अगर निरुक्त देखें तो निरुक्त की रचना यास्क ने की है, और वार्तिक देखें तो कात्यायन। ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मुद्रा राक्षस के लेखक निम्न में से कौन से हैं? मुद्रा राक्षस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आ चुका है। देखो, मुद्रा राक्षस के जो लेखक हैं वो हैं विशाख दत्त। विशाख दत्त, ऑप्शन बी। अब यहां पे समझो, मुद्रा राक्षस की अगर मैं बात करूं, बहुत अच्छे से समझना, यहां से बहुत ही आपके कई सारे प्रश्न कवर हो जाएंगे, ठीक है। मुद्रा राक्षस की अगर बात करें, ये क्या है? एक रचना है, ग्रंथ है। मुद्रा राक्षस में कौन कौन से वंश का उल्लेख है? तो याद रखना है, इसमें नंद वंश का भी उल्लेख है, नंद वंश। इस पे मौर्य वंश का भी उल्लेख है, मौर्य वंश। और इस पे गुप्त वंश का भी उल्लेख है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि नंद नंद वंशों के अत्याचारों का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? मुद्रा राक्षस, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि नंद वंश को क्षत्रिय किस ग्रंथ में कहा गया है, नंद वंश को क्षत्रिय किस में कहा गया है? मुद्रा राक्षस में, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल किस में कहा गया है? देखो मैं यहां लिखता हूं, क्या? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल, वृषल किस में कहा गया है? तो ये भी मुद्रा राक्षस में कहा गया है, मुद्रा राक्षस में, ठीक है। वृषल का मतलब क्या होता है? कि निम्न कुल में उत्पन्न, जो निम्न जाति में या निम्न कुल में उत्पन्न होता है उसको वृषल कहा जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया है मुद्रा राक्षस में, ठीक है। भारत का प्रथम जासूसी ग्रंथ, बहुत अच्छे से याद रखो, भारत का प्रथम जासूसी ग्रंथ, भारत का प्रथम जासूसी ग्रंथ किसे कहा गया है? मुद्रा राक्षस को। इतनी चीजें मुद्रा राक्षस की याद रखनी है, ये सभी चीजें पूछी गई हैं। अगर मैं मुद्रा राक्षस का टीकाकार बताता हूं, टीकाकार, इसका टीकाकार कौन है? तो रूढ़िराज, रूढ़िराज इसके टीकाकार है,
ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि मुद्रा राक्षस के निम्न में से कौन टीकाकार है? ढूंढीराज। क्लियर है? इतनी चीजें मुद्रा राक्षस की अच्छे से याद रखना है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त है। विशाख दत्त की एक और रचना अच्छे से याद रखनी है, कौन सी है? यहां मैं लिख देता हूं एक और रचना, देवी चंद्र गुप्तम। देवी चंद्र गुप्तम बहुत अच्छे से याद रखना है, किसकी है? विशाख दत्त की है। तो विशाख दत्त की दो रचनाएं, मुद्रा राक्षस, देवी चंद्र गुप्तम। ठीक है, अगला देखेंगे, मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? तो विशाख दत्त रचयिता है। कितनी बार आ चुका है? बहुत बार आ चुका है। मुद्रा राक्षस के रचयिता विशाख दत्त। एक और रचना जो मैंने बताई थी, देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम, इसमें क्या है? देवी चंद्रगुप्तम में क्या है? मुद्रा राक्षस में तो कई सारी चीजें देख लिया, देवी चंद्रगुप्तम में क्या है? तो याद रखना है, ये गुप्त वंश से संबंधित है। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहा जाता है, गुप्त वंश के शासक हैं। कौन है? गुप्त वंश। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त, कौन? रामगुप्त की हत्या की थी और अपनी भाभी ध्रुव स्वामिनी से विवाह किया था। इसकी पूरी कहानी देवी चंद्रगुप्तम में लिखी हुई है, जिसकी रचना विशाख दत्त ने की है। और इस पूरी कहानी को डिटेल्ड में मैंने गुप्त वंश में अच्छे से बता दिया है। ठीक है, अगला देखेंगे, निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में कौन गुप्त काल में लिखी गई है? मतलब इतनी पुस्तकें दी है, इसमें से गुप्त काल में कौन कौन सी लिखी हुई है? अगर देखो अमरकोश की बात करें, अमरकोश की रचना अमर सिंह ने की है। अमर सिंह, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में सम्मिलित है। याद रखना, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न कौन कौन से हैं मैं बता चुका हूं गुप्त वंश में, उसमें से अमर सिंह भी एक है, और अमर सिंह गुप्त काल से संबंधित है। ठीक है, कामसूत्र वात्स्यायन, जो कि गुप्त वंश से संबंधित है। मेघदूत की रचना किसने की है? कालिदास, याद रखना, कालिदास ने। ये भी नवरत्नों में सम्मिलित है, चंद्रगुप्त द्वितीय के। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। और विशाख दत्त मुद्रा राक्षस में बता चुका हूं, इसमें नंदवंश, मौर्य वंश और गुप्त वंश तीनों वंशों का उल्लेख किया गया है। तो ये चारों जो है ये गुप्त काल से सम्मिलित है, गुप्त काल में लिखी गई हैं, अच्छे से याद रखना। क्लियर? अगला देखेंगे, 10 कुमार चरित्र के रचनाकार थे। 10 कुमार चरित्र के रचनाकार कौन है? डंडिन। अब देखिए, अगर मैं डंडिन की बात करूं, डंडिन की पूछा जाता है कौन कौन सी रचनाएं हैं। ठीक है, बिल्कुल रचना ही केवल याद रखनी है, इसमें कौन कौन सी हैं। एक तो आपकी 10 कुमार चरित्र, ठीक, 10 कुमार चरित्र। एक आपकी है अवंती सुंदरी, ठीक है, और एक आपकी है काव्यदर्श बहुत बार आती है। काव्यदर्श किसकी रचना है? डंडिन की है। ठीक है, तो ये 10 कुमार चरित्र किसकी है? रचनाकार कौन है? डंडिन है। और डंडिन किस किस की रचनाकार है? 10 कुमार चरित्र, अवंती सुंदरी और काव्यदर्श। क्लियर है? अगला देखो, कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? कुमार संभवम लिखा है कालिदास ने। ठीक है, आप समझना है यहाँ पर डिटेल्ड में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक पेज ले रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ डिटेल्ड में क्या क्या है। समझिए, कालिदास की बात की जाए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इस वजह से मुझे बताना पड़ रहा है। ठीक है, अगर मैं कालिदास की बात करता हूँ, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में शामिल है, पहली चीज। और कालिदास की कुल 7 रचनाएं हैं। 7 रचनाओं में 3 नाटक हैं, बहुत अच्छे से याद रखना, 3 नाटक हैं, 2 महाकाव्य और 2 काव्य हैं। आपसे पूछा जाएगा कालिदास की कौन सी नाटक है, निम्न में से कौन सा नाटक है, कौन सा महाकाव्य है, कौन सा काव्य है, सब कुछ अलग अलग बताऊंगा। क्लियर? देखिए, अगर मैं पहले नाटक की बात करूं, नाटक की समझो यहां पे, अगर मैं केवल नाटक की बात करता हूं तो नाटक कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से हैं? अच्छे से समझो। पहला है मालविकाग्निमित्रम, ठीक है, मालविकाग्निमित्रम। दूसरा है विक्रमोवर्षीय, बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल पढ़ना है आपको। ठीक है ना, अलग अलग से बिल्कुल नहीं पढ़ना, क्योंकि अच्छा एग्जाम देने जा रहे हो आप लोग, तो ऐसी चीजें रटनी चाहिए। मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोवर्षीय, और कौन सी है? अभिज्ञान शकुंतलम बहुत बार आपने देखा होगा, आया हुआ एग्जाम में, है ना, अभिज्ञान शकुंतलम। ये क्या है? 3 नाटक हो गए। ठीक है, अगर मैं महाकाव्य की बात करता हूं, महाकाव्य की जब मैं बात करता हूं तो ये कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन से हैं? कुमार संभवम
कुमार संभवम और रघुवंशम। रघुवंशम ये क्या है, महाकाव्य है। और अगर मैं काव्य की बात करता हूं, केवल काव्य की, तो कौन कौन सी है, मेघदूत, मेघदूत और ऋतु संहार, ऋतु संहार, मेघदूत, ऋतु संहार, ये क्या है, काव्य है। तो 3 नाटक, 2 महाकाव्य, 2 काव्य। कौन कौन से नाटक है, कौन कौन से महाकाव्य, कौन कौन से काव्य, अच्छे से पता होना चाहिए। एक पॉइंट यहाँ पे अच्छे से नोट कर लीजिए, मैं यहाँ पर रेड से आपको बता रहा हूं कि अभिज्ञान शकुंतलम, अच्छे से समझना, अभिज्ञान शकुंतलम, और नीचे आइए ऋतु संहार, अभिज्ञान शकुंतलम और ऋतु संहार, इन दोनों का अंग्रेजी अनुवाद, अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है, विलियम जोन्स, विलियम जोन्स ने किया है। कब किया है, 1792 में। बस इतनी चीजें याद रखनी है, यहीं से आपके कई सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, कालिदास की कुल 7 रचनाएं कौन कौन सी हैं, नाटक कौन है, महाकाव्य कौन है, काव्य कौन है। 2 रचनाएं ऐसी हैं, अभिज्ञान शकुंतलम और ऋतु संहार, जिसका अंग्रेजी अनुवाद किया है विलियम जोन्स ने 1792 में। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है। अब देखिए यहां क्या है, नाटक। मैंने आपको बताया नाटक कितने, 3। कौन कौन से, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीय, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीय, अभिज्ञान शकुंतलम। अब देखो यहां पूछा है नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है, तो निम्न में से कालिदास ने क्या नहीं लिखा है, जानकी हरणम। जानकी हरणम कालिदास की नहीं है, कुमार संभवम भी कालिदास की है, अभिज्ञान शकुंतलम भी कालिदास की है, मालविकाग्नि मित्रम भी कालिदास की है। क्लियर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित नहीं है। तो कालिदास ने नहीं लिखी है, कौन कौन सी नहीं लिखी है, मेघदूत लिखी है, कुमार संभवम लिखी है और ऋतु संहार लिखी है। उत्तर रामचरितमानस नहीं लिखी है। याद रखना, अगर मैं उत्तर रामचरितमानस की बात करता हूं, इसको किसने लिखा है, भवभूति ने लिखा है। उत्तर रामचरितमानस के लेखक कौन है, भवभूति है, अच्छे से याद रखना है। क्लियर है। अगला देखेंगे, उत्तरीय भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ किसे कहा जाता है। संगीत का बाइबल ग्रंथ किसे कहा जाता है, भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ किसे कहा जाता है। तो अगर मैं संगीत की बात करता हूं, तो किस वेद में संगीत का उल्लेख किया गया है, सामवेद में, है ना। सामवेद को संगीत का प्रदाता कहा जाता है। और शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ किसे कहा जाता है, नाट्य शास्त्र को कहा जाता है। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की है, भरत मुनि। भरत मुनि नाट्य शास्त्र के रचनाकार हैं। और एक चीज याद रखना है कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में कुल कितने रसों का उल्लेख है। रस की बात करते हैं तो कुल 8 रसों का उल्लेख है। बहुत अच्छे से याद रखना है, 8 रस। कौन कौन से, मतलब वही वाले रस हैं जो आप यूपी उत्तर प्रदेश जो पुलिस की वैकेंसी है उसमें आप अच्छे से लगे हुए हो हिंदी पढ़ने में। हिंदी में जितने भी आप रस पढ़ोगे वो सभी नाट्य शास्त्र के जो आप क्वेश्चन देखोगे उसी में मिलेगा आपको, है ना। बाइबल ग्रंथ किसे कहा गया, नाट्य शास्त्र को। आपको ये हिंदी में बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि हिंदी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, कितने रस हैं, 8 रस हैं, अच्छे से याद रखना, भरत मुनि ने लिखा है। अगला, सुमेलित करना है, एक तरफ नाम है, दूसरी तरफ किताबों के नाम है, रचनाएं हैं। देखो पारणी, पारणी किसने है, पारणी के रचनाकार, अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है, पारणी। और ये किस वंश से संबंधित है, मैं बता चुका हूं, ये नंद वंश। महापद्मनंद जो शासक है, जो संस्थापक है नंद वंश का, महापद्मनंद, उसी के समकालीन कौन है, पारणी। वात्स्यायन, वात्स्यायन कामसूत्र की रचना की है। चाणक्य, चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की है। कलहड़, कलहड़ ने राजतरंगिणी की रचना की है। कामसूत्र, वात्स्यायन ये आपका गुप्त वंश से संबंधित है। अर्थशास्त्र ये आपका मौर्य वंश से संबंधित है। और राजतरंगिणी कलहड़ की बात करें तो इसमें जम्मू कश्मीर का इतिहास दर्शाया गया है, जम्मू कश्मीर का इतिहास दर्शाया गया है। तो ए का तीसरा है, ए का तीसरा। अगर आपको एक ही क्वेश्चन इसमें पता है, पहला क्वेश्चन, तो आप भी इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो, है ना। अगला, कलहड़ की पुस्तक का नाम क्या है, कलहड़ राजतरंगिणी। कलहड़ की राजतरंगिणी में जम्मू कश्मीर का इतिहास है। ठीक है। दूसरी चीज, कलहड़ की राजतरंगिणी में बात की जाए तो अशोक, अशोक ने श्रीनगर बसाया, इसका भी उल्लेख किसमें है, राजतरंगिणी में है। ठीक है, कलहड़ की पुस्तक है। अगला, कलहड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी निम्नलिखित में किससे संबंधित है।
चंद्रगुप्त के शासन से संबंधित है, बिल्कुल नहीं। गीतों के संकलन से, बिल्कुल नहीं। कश्मीर के इतिहास से, बिल्कुल सही। कश्मीर के इतिहास का पूरा संक्षिप्त वर्णन राज तरंगिणी में मिलता है, जो कि कलहड़ कलहड़ की पुस्तक है। अगला, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी पारणी ने लिखी है। बहुत अच्छे से याद रखना, 8 अध्यायों का समूह है और ये महापद्मनंद से संबंधित है। महापद्मनंद, नंदवंश के संस्थापक। ठीक है। अगला, किरातार्जुनीयम पुस्तक किसने लिखी है? जितनी पुस्तकें मैं बता रहा हूँ ये कई बार एग्जाम में आ चुकी हैं, इसको अच्छे से घोल के पी जाना है। ठीक है, पहले मैं बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल अच्छे से जितने भी प्रश्न हैं, 60-70 प्रश्न, 40-50 प्रश्न, जितने भी प्रश्न हैं अच्छे से आपको घोल के पीना है। किरातार्जुनीयम पुस्तक के लेखक कौन है? भारवी। बहुत अच्छे से याद रखना है, किरातार्जुनीयम किसकी रचना है? भारवी की रचना है। ठीक है, किरात वंश के राजाओं का उल्लेख है इसमें। अगला, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। एक तरफ है प्रमुख इतिहासकार और एक तरफ है उनकी उनका पेशा दिया हुआ है ना, पुस्तकें नहीं दी हैं इसमें, देखो याद रखना, इनका पेशा दिया हुआ है कि ये क्या करते थे। तो विशाख दत्त, वराहमिहिर, चरक, ब्रह्मगुप्त। अगर आपने कनिष्क के बारे में सुना हो, कनिष्क जो कि कुषाण वंश का शासक है, कुषाण वंश, तो इस पे एक आपने सुना होगा, कनिष्क का दरबारी है चरक, जिसने चरक संहिता लिखी है। और ये किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। किससे? चिकित्सा, डॉक्टरी से संबंधित है। तो चरक का हम कर देंगे चिकित्सा। सी का हो गया पहला। अब देखो इसमें सी का पहला नहीं है, काट दो। इसमें सी का पहला नहीं, काट दो। सी और डी में आपका आंसर होगा। वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और विशाख दत्त। तो याद रखना, विशाख दत्त ने क्या लिखा है? मुद्रा राक्षस। और विशाख दत्त ने क्या लिखा है? याद रखो, विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखी है और देवी चंद्रगुप्तम लिखी है। ये मैं आपको 2 बता चुका हूँ अच्छे से डिटेल्ड में। ठीक है, तो ए का हो गया दूसरा। ये सब क्या है? नाटक लिखे हैं इन्होंने। तो ए का हो गया दूसरा। ए का दूसरा किस में है? सी में है। आपका सी, आपको सी वाला सही हो गया। क्लियर है। बी का हो गया तीसरा, वराहमिहिर। कौन है? खगोल शास्त्री है, खगोल विज्ञान है। और ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ है। ठीक है, ब्रह्मगुप्त की रचना है ब्रह्म सिद्धांतिका, खंड खाद्यक। याद रखना, ब्रह्मगुप्त की 2 रचनाएं हैं, बहुत प्रसिद्ध पूछी जाती हैं। ब्रह्म सिद्धांतिका, ब्रह्म सिद्धांतिका और खंड खाद्यक, खंड खाद्यक। ये 2 रचनाएं किसकी हैं? ब्रह्मगुप्त की हैं। क्लियर। अगला, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता, चरक संहिता किसने लिखी है? चरक ने लिखी है। किस वंश से संबंधित है? ये कुषाण वंश से संबंधित है और कनिष्क का दरबारी है। कनिष्क का दरबारी है। तो चरक किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। सी आपका सही हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट, वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका आधारित है। देखो वराहमिहिर ये गुप्त वंश से संबंधित है, गुप्त वंश। और चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में शामिल है। चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में शामिल कौन है? वराहमिहिर है। इनकी रचना क्या है? पंच सिद्धांतिका। और ये यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित है। ठीक है, यूनानी ज्योतिर्विद्या, बहुत अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट, मिलिंद पन्हो संस्कृत नाटक है, जैन वृत्तांत है, पाली ग्रंथ है, फारसी महाकाव्य है। अब यह है क्या? अब यहाँ पे थोड़ी सी स्टोरी बताता हूँ आपको। यूनानी शासक, यूनानी शासक कौन है? मिनांडर, मिनांडर। ठीक है, और एक बौद्ध भिक्षुक है, बौद्ध भिक्षुक, बहुत बार आया है ये बौद्ध भिक्षुक। कौन है? नागसेन, नागसेन। मैं बता देना चाहता हूँ, पीसीएस, यूपी पीसीएस 2023 प्रीलिम्स का ये क्वेश्चन है, प्रीलिम्स का। यहां से कई क्वेश्चन बनते हैं आपके। यूनानी शासक मिनांडर है और बौद्ध भिक्षुक नागसेन है। मिनांडर और नागसेन के मध्य होता है संवाद। ठीक है, इसी संवाद को किस में लिखा गया है? मिलिंद पन्हो में लिखा गया है, मिलिंद पन्हो। और मिनांडर को मिलिंद कहा गया है यहाँ पर, मिलिंद। और ये लिखा गया है मिलिंद पन्हो में। बौद्ध भिक्षुक नागसेन है और बौद्ध धर्म की भाषा क्या है? पाली। तो ये ग्रंथ कौन सा हो जाएगा? पाली ग्रंथ। बहुत अच्छे से याद रखना, पूरी स्टोरी में ही आपका आंसर छुपा है। मेनांडर है, यूनानी शासक है, और बौद्ध भिक्षुक है नागसेन, नागसेन बौद्ध भिक्षुक है, बौद्ध धर्म की भाषा क्या है? पाली। तो जो मिलिंद पन्हो, जो संवाद का संकलन किया गया है मिलिंद पन्हो में किया गया है, वो उसकी रचना है। और किस भाषा में है? पाली भाषा में है। तो कौन सा ग्रंथ हो गया? पाली ग्रंथ हो गया। बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है, अगला देखेंगे, बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है? देखो कौन से, अभी मैंने स्टोरी बताई और पूरी स्टोरी में हिंद यवन राजा जो है मिनांडर ही आया। ठीक है, तो मिनांडर आपका सही हो गया। क्लियर। अगला देखो,
मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। वह भिक्षु कौन है? तो भिक्षु कौन है? नागसेन है। देखो नागार्जुन भी आपका आता है, गलत हो गया है ना, नागसेन ही है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही करना है। अगला, दरबारी कवि राजा, मिलान करना है, एक तरफ दरबारी कवि दिया हुआ है और एक तरफ राजाओं के नाम दिए हुए हैं। अमीर खुसरो की बात करते हैं तो अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन खिलजी के काल से संबंधित है, और जब आपने मेडिवल हिस्ट्री पढ़ा होगा तो इसके बारे में डिटेलिंग आपको बताई गई होगी। कालिदास की बात करता हूँ तो कालिदास की कुल 7 रचनाएं मैंने बताई है और चंद्रगुप्त द्वितीय के काल से संबंधित है और चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में ये शामिल भी है। ठीक है। और हरिसेन की बात करते हैं तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन, और हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है संस्कृत भाषा में और चंपू शैली में। बाणभट्ट की बात करते हैं तो हर्षवर्धन से संबंधित है, क्योंकि बाणभट्ट ने हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की है। बाणभट्ट की रचनाएं बहुत आती हैं। बाणभट्ट की 2 रचनाएं हैं, हर्षचरित और कादम्बरी। कादम्बरी इन दोनों रचनाओं में हर्षवर्धन के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है ना, तो ए का हो गया चौथा, बी का हो गया पहला, आपका ऑप्शन बी सही है। क्लियर। अगला, कल्हण कृत रास तरंगरी में कुल कितने तरंग हैं? बिल्कुल अच्छे से याद रखना, 8 तरंग है। इसमें कोई भी लॉजिकल नहीं है, कोई भी डिटेल नहीं जाना है ना, फालतू का इतना टाइम नहीं है आपके पास भी मेरे पास भी, डिटेल जाना है, बिल्कुल आगे बढ़ना है। कल्हण की रास तरंगरी में कितने तरंग हैं? 8 तरंग हैं। ठीक। जैसे कई सारे आएंगे, जैसे हर्षवर्धन हर्षचरित में कुल कितने अंक हैं, उसमें भी 8 अंक हैं, वो आगे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। क्लियर है। अगला, सौदरानंद किसकी रचना है? अब देखिए, अश्वघोष, अगर मैं अश्वघोष की बात करूं, अश्वघोष की रचनाएं कौन कौन सी है? बुद्धचरित, देखो हर्षचरित बाणभट्ट की है, बुद्धचरित अश्वघोष की है। बुद्धचरित सौदरानंद, गलत हो गया थोड़ा, फिर से लिख देता हूं, सौदरानंद है ना, सौदरानंद। और सारिपुत्र प्रकरण, ये 3 रचनाएं किसकी है? अश्वघोष की है। बहुत अच्छे से याद रखना, अश्वघोष की ये तीनों रचनाएं हैं और इन्हें यही तीनों रचनाएं आपसे बार बार पूछी जाती हैं। सौदरानंद के बारे में एक चीज याद रखना है कि गौतम बुद्ध के सौतेले भाई सुंदर नंद, कौन है? सुंदर नंद। सुंदर नंद ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, उसके बारे में सौदरानंद में उल्लेख किया गया है। ठीक है ना, तो अश्वघोष की 3 रचनाएं, बुद्धचरित, सौदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण। ठीक है, तो सौदरानंद किसकी रचना है? अश्वघोष की रचना है। ये आपका सही हो गया। अगला देखो, नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका के लेखक थे। तो ये तीनों रचनाएं बहुत अच्छे से याद रखना है, किसकी है? हर्षवर्धन की है। हर्षवर्धन की तीनों रचनाएं हैं, आपका ऑप्शन डी सही हो गया। अगला, हर्ष ने निम्नलिखित में किन रचनाओं का लेखन किया है? हर्षवर्धन ने, तो हर्षवर्धन ने किसका किया है? 3 रचनाएं हैं उसकी, प्रियदर्शिका है, नागानंद है, रत्नावली है। तो 1 2 4 आपका ऑप्शन बी सही है। और यार में आया हुआ प्रश्न है, हर्षचरित की रचना किसने की है? हर्षचरित की रचना किसने? बाणभट्ट। ठीक है, याद रखना है, बाणभट्ट ने हर्षचरित और कादम्बरी ये 2 रचनाएं की हैं। क्लियर है। अगला, निम्नलिखित में से किस नाटक की रचना हर्षवर्धन द्वारा की गई है? तो हर्षवर्धन ने किसकी रचना की है? तो प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, इन तीनों की रचनाएं हर्षवर्धन ने की है। क्लियर है। अगला, और यहाँ पे अगर देख लो, यहाँ पे अगर मैं यहाँ ही बात करता हूँ बाणभट्ट, बाणभट्ट की बात करता हूँ तो बाणभट्ट ने क्या किया है? हर्षचरित और कादम्बरी, मतलब ए और बी ये दोनों रचनाएं बाणभट्ट की है। और देवी चंद्रगुप्तम की बात करता हूँ तो विशाख दत्त, विशाख दत्त। ठीक है ना, इसमें पूरी स्टोरी क्या क्या है वो भी बता चुका हूँ आपको। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वकोश ग्रंथ है? निम्नलिखित 4 ग्रंथों में कौन सा विश्वकोशीय ग्रंथ है? तो विश्वकोशीय ग्रंथ कौन सा है? बृहद संहिता। किसकी रचना है? वराह मिहिर की रचना है, और ये चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है और ये खगोल शास्त्री है। ठीक। अगला, कौन सा सुमेलित है? सही सुमेलित कौन सा ये बताना है। मृच्छकटिकम, शूद्रक, बुद्धचरित, वसुबुद्ध, मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त, हर्षचरित, बाणभट्ट। मुद्रा राक्षस, सॉरी मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम की जो रचना है वो शूद्रक, शूद्रक ने की है। अब बिल्कुल सही है, याद रखना है मृच्छकटिकम। थोड़ा सा चीजें यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट है वो आपको बताता चल रहा हूँ। मृच्छकटिकम, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? मिट्टी की गाड़ी, मिट्टी की गाड़ी, ये बहुत बार पूछा गया है। मृच्छकटिकम की रचनाएं, मृच्छकटिकम की
उल्लेख या इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, मिट्टी की गाड़ी। जैसे आपसे मोहनजोदड़ो का पूछा जाता है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, मृतकों का टीला। वैसे मृच्छकटिकम का क्या है, मिट्टी की गाड़ी। मृच्छकटिकम में क्या लिखा हुआ है कि एक गणिका की पुत्री और एक धनी व्यापारी के मध्य प्रेम प्रसंग का उल्लेख किया गया है। गणिका मतलब प्रोस्टिट्यूट, प्रोस्टिट्यूट की एक पुत्री है, डॉटर है, और एक धनी व्यापारी है, अमीर वर्ग का व्यापारी है, उसके मध्य जो प्रेम प्रसंग है उसका उल्लेख मृच्छकटिकम में किया गया है, जो कि शूद्र की रचना है। बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने की है, ये तो गलत हो गया है ना। बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने की है। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त बिल्कुल सही है। हर्षचरित बाणभट्ट बिल्कुल सही है। तो 1 3 4 आपका बिल्कुल सही है, तो बी आपका सही हो गया। क्लियर। अगला, प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पारली पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है, बिल्कुल गलत। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, 1 2 क्वेश्चन में शायद ये आया था कि पारली जो है इनकी रचना है अष्टाध्यायी, और ये नंद वंश से संबंधित है ना, नंद वंश से संबंधित है। अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है, बिल्कुल सही। अमर सिंह मैं बता चुका हूँ। ये किससे संबंधित है, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश से संबंधित है ना। और कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, बिल्कुल सही है। कालिदास की 7 रचनाएं हैं और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में शामिल भी हैं। तो केवल आपका 3 सही है यहाँ पे, ठीक है, सी आपका सही हो गया। अगला देखेंगे, ग्रंथकार और मूल ग्रंथ। ग्रंथकार हैं और एक मूल ग्रंथ है, हमें बताना है कौन किसकी है। हम लोग अभी देख रहे हैं विशाख दत्त, विशाख दत्त की 2 रचनाएं बिल्कुल चीख चीख के मैं बता रहा हूँ कौन कौन सी हैं, देवी चंद्रगुप्तम और विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस। तो बी का हो गया चौथा, और जैसे ही बी का चौथा हुआ तो सी आपका गलत हो गया और डी आपका गलत हो गया, ठीक है। और अगर मैं ए की बात करता हूँ, वराहमिहिर, वराहमिहिर की क्या है, बृहद संहिता है, ए का 3, तो ए का 3 इसमें भी है, ए का 3 इसमें भी है, ठीक है। अगर मैं सी की बात करता हूँ, शूद्रक, शूद्रक की रचना मृच्छकटिकम में है, मिट्टी की गाड़ी है, सी का दूसरा हो गया, तो आपका ऑप्शन बी आपका सही हो गया। क्लियर है। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, जितने भी देखो अभी तक हम लोगों ने ग्रंथ पढ़े हैं, आगे उसी ग्रंथों से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, और ये सीक्वेंस में लगे हुए क्वेश्चन है। अगला, निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है, हमें बताना है कौन एक सही सुमेलित नहीं है। मालविकाग्निमित्रम कालिदास की रचना है, बिल्कुल सही है। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की रचना है, बिल्कुल सही है। सौदरानंद अश्वघोष की है, बिल्कुल सही है। कर्पूर मंजरी हर्ष की नहीं है। कर्पूर मंजरी किसकी है, अगर मैं कर्पूर मंजरी की बात करूं तो भाई किसकी है, अगर हर्ष की नहीं है तो ये है राजशेखर की, राजशेखर। और ये किस वंश से संबंधित है, तो प्रतिहार वंश, प्रतिहार वंश, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित है। क्लियर है। अगला देखेंगे, कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी नहीं है, कालिदास की कौन सी नहीं है। मृच्छकटिकम किसकी है, शूद्रक की, तो बस यही कालिदास की नहीं है, पहला ही आपका सही हो गया। मेघदूत है, ऋतुसंहार है और विक्रमोर्वशी है, ये सभी कालिदास की है। क्लियर। अगला, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्नि नाटक नायक था। डिटेल पूछा है यहाँ पे, देखो अगर मैं थोड़ा सा डिटेलिंग जाता हूँ, मालविकाग्निमित्रम, ठीक, कालिदास की रचना मालविकाग्निमित्रम, ये क्या है, इसमें देखो रचनाएं जितनी भी है ना, वो सभी जो रचनाओं के नाम है उसी से आपको पकड़ना है। मालविकाग्निमित्रम में देखो, मालव वंश, मालव वंश की एक राजकुमारी है मालविका, मालविका, और मित्रम अग्निमित्र, अग्निमित्र, अग्निमित्र कौन है, शुंग वंश का शासक है, शुंग वंश का शासक, ठीक। अब देखो पूछा क्या गया है, तो शुंग वंश के राजा अग्निमित्र के बारे में बताया गया है किसमें, मालविकाग्निमित्रम में। ये किसकी रचना है, कालिदास की है, ये भी आपको पता होना चाहिए किसकी रचना है, कालिदास की है, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या गया है, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक था, तो नायक कौन था, अग्निमित्र। किस वंश से संबंधित है ये पूछते तो हम करते शुंग वंश, तो नायक कौन है, अग्निमित्र है। और ये अग्निमित्र शुंग वंश का शासक है, तो ये है कौन, तो याद रखना शुंग वंश का जो संस्थापक है पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन ए देखो, पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग का ही ये पुत्र है, क्या है, पुत्र है, ठीक है। ये चीजें लिखी हुई है। अगला देखेंगे, प्राचीन भारत का निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है, मालविकाग्निमित्रम। शासक का पुत्र, शासक का पुत्र कौन, अग्निमित्रम, और शासक कौन है, पुष्यमित्र शुंग, तो उसी के पुत्र मालविकाग्निमित्रम में उल्लेख किया गया है। अगला देखेंगे, गीत गोविंद काव्य के रचयिता कौन है, गीत गोविंद, गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव, ठीक है ना। और ये किस वंश से संबंधित है, सेन वंश,
सेन वंश में भी याद रखना है शासक कौन है, लक्ष्मण सेन। सेन वंश का अंतिम शासक है लक्ष्मण सेन। इसी के शासनकाल में जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की है। क्लियर है, जयदेव। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो गया। अगला, अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ है रचनाएं और विषय है और बताना है। जब मैंने आपको मौर्य वंश या गुप्त वंश बताया था तो अगर आपने देखा होगा तो मैंने आपको लीलावती के बारे में अच्छे से बताया था। लीलावती के रचयिता कौन है, भास्कर या भास्कराचार्य। और ये किससे संबंधित है, गणित से संबंधित है लीलावती। ठीक है, तो लीलावती गणित सी का हो गया तीसरा, और सी का तीसरा ऑप्शन बी में ही मिल रहा है, ये देखो। तो ये आपका सही हो गया। अगर आप पीछे से ऑलरेडी पढ़ते हुए आ रहे हो तो आपको ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ए का अष्टांग संग्रह, अष्टांग संग्रह क्या है, आयुर्वेद से संबंधित हो। ए का चौथा, ठीक है ना। 10 रूपक नाट्यकला है और महाभाष्य व्याकरण है। क्लियर है। अगला, जो यहां है वह अनंत भी है, जो यहां नहीं वह कहीं नहीं। ये निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है, ये एक स्टेटमेंट है और बताना है किस ग्रंथ में ये कहा गया है। तो याद रखना ये कहा गया है महाभारत में। ऑप्शन बी, महाभारत में ये कहा गया है। गीता नहीं करना है, रामायण नहीं करना है, राष्ट्रंगिणी नहीं करना है, महाभारत करना है। क्लियर है। अगला, पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई। पंचतंत्र बहुत अच्छे से याद रखना। अब यहाँ पे थोड़ा सा बताने लायक है क्या, पंचतंत्र। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है, विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा पंचतंत्र की लेखक कौन है, विष्णु शर्मा है। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा है और याद रखना सर्वाधिक अनुवाद वाला ग्रंथ या वाली रचना, सर्वाधिक अनुवाद वाली रचना कौन सी है, पंचतंत्र। क्यों, क्योंकि उसका 15 बार हिंदी और 40 बार लगभग विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। बहुत बार अनुवाद हुआ है। ठीक है, एक अनुवाद आपसे पूछा जाता है फारसी भाषा वाला। फारसी भाषा क्या, कि पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद हुआ है, किस नाम से हुआ है, आयर ए दानिश। आयर ए दानिश नाम से पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद हुआ है। किसने किया है, अबुल फजल ने किया है। अबुल फजल ने, किस भाषा में, फारसी भाषा में। ये आपसे कई बार आ चुका है, इस वजह से मैंने आपको बताया। ठीक है, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, ऑप्शन बी यहां पर सही है। क्लियर। अगला, लेखक और ग्रंथ बताना है। शूद्रक, मृच्छकटिकम बहुत बार पढ़ चुके हैं। विज्ञानेश्वर, मिताक्षरा, कलहड़, रास्तरंगिणी और सर्ववर्मा कांतर। सर्ववर्मा आपने कभी नहीं सुना होगा। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन आते भी नहीं है। आप देख रहे हो मिलान करने को आया है। जब आप बी सी डी अच्छे से पता है आपको फेमस, तो ए आपको ऐसे ही उल्टा पुल्टा दे देगा। कोई एक आध ग्रंथ आपको ऐसे दे देगा मिलान करने में, लेकिन आपको कोई भी हेजिटेशन लेने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे ही सॉल्व करोगे, सॉल्व हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ में दशमलव स्थानिक मान की खोज की है, दशमलव की खोज की है, आर्यभट्ट ने की है। बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, आर्यभट्ट ने दशमलव की खोज की है। अगला, मत विलास प्रशहन का लेखक कौन है। मत विलास प्रशहन का लेखक है महेंद्र वर्मन। बहुत अच्छे से याद रखना, महेंद्र वर्मन प्रथम। ये महेंद्र वर्मन प्रथम है कौन, ये पल्लव वंश से संबंधित है, पल्लव वंश। ठीक है, महेंद्र वर्मन प्रथम। क्या लिखा है, मत विलास प्रशहन। क्लियर है, आपका ऑप्शन सी यहां पर सही है। अगला, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है, तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है, वीणा है। और सरस्वती माँ जो है वीणा, उनका सरस्वती माँ ही जो है वीणा बजाती हैं। क्लियर है, तो ये आपने फोटो जरूर देखी होगी। और सबसे प्राचीन यही है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है वीणा। बहुत अच्छे से याद रखना। क्लियर है, तो सारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। जितने भी प्रमुख प्राचीन ग्रंथ हैं या साहित्य हैं उनको अच्छे से कवर किया गया है। उनके साहित्यकार कौन है, किस वंश से संबंधित है, और उनकी डिटेलिंग क्या है। अगर कुछ फैक्ट हैं उनमें, जैसे कालिदास की सारी रचनाएं आपको इकट्ठे यहाँ पर मिल गई हैं। आपसे कहीं से भी कुछ भी पूछेगा वहीं से पूछ सकता है। अब कुछ डिटेलिंग है, जैसे अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम, क्या क्या डिटेलिंग है उसकी, वो सभी चीज़ें आपको कवर हो गई होंगी आज के वीडियो में। तो चलिए, आई होप आपको वो चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो लाइक करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।